अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफ़र। हमारा पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज हम आए हैं प्रोग्राम के पहले मरहले में कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के साथ ही एक इलाका है महरान टाउन, और आप देख रहे हैं कि इस इलाके की क्या सूरत हाल है मेरे पीछे। और यहाँ पे जो बच्चे हैं वो आउट ऑफ स्कूल हैं। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला जो है वो यही है कि बच्चे जो हैं वो आउट ऑफ स्कूल हैं और 2.5 करोड़ बच्चा आउट ऑफ स्कूल है। तो उसमें एनजीओ वर्ल्ड फाउंडेशन एक काम ये कर रही है कि इन्हीं आउट ऑफ स्कूल बच्चों को इलाके के अंदर मौजूद जो कोई घर है उसको लेके वहाँ पे पढ़ा रही है। तो ये तो बहुत बड़ी खिदमत है कि वो बच्चे जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं वो यहाँ पे तालीम से आरास्ता हो रहे हैं। वो क्या कुछ कर रहे हैं ये आज हम जानेंगे। आपकी मुलाकात कराते हैं। हमारे साथ एनजीओ वर्ल्ड फाउंडेशन के फाउंडर एंड चेयरमैन ज़फ़र इकबाल साहब मौजूद है। अस्सलाम ज़फ़र साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? ज़फ़र साहब, ये मैं देख रहा हूँ ये स्कूल है, तो अभी हम चलते हैं अंदर, यहाँ पे देखते हैं क्या कैसे पढ़ाया। ये क्या क्या कॉन्सेप्ट क्या है सर? ये जी यस, बेसिकली आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के लिए है, और इसमें हम 3 साल में बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन करवा देते हैं, क्योंकि बच्चे पहले ही वक्त ज़ाय कर चुके होते हैं गलियों में फिरते हुए। तो 3 साल में प्राइमरी कहते हैं 3, और ये बिल्कुल फ्री एजुकेशन। और उसके बाद ये बच्चे मेन स्ट्रीम हो जाते हैं, किसी हाई स्कूल में आगे तालीम का सिलसिला जारी रखते हैं। बिल्कुल। तो कम्युनिटी आपकी मदद करती है, यानी कि जब आप कहीं ऐसा स्कूल ओपन करना चाहते हैं तो डोर टू डोर जाते होंगे, उनको बोलते होंगे कि भाई आपके बच्चे जो आएँ पढ़ें? देखिए 2016 से शुरू किया था, बड़ा टफ प्रोसेस था। लोगों में अवेयरनेस नहीं थी, लोग पढ़ाना नहीं चाहते थे, बच्चे भी इतने विलिंग नहीं थे, बच्चे खेल कूद में लगे हुए थे। तो हमें बहुत टफ, हम सिर्फ 25 सेंटर से शुरू किया था। अब माशाल्लाह हम 300 सेंटर चला रहे हैं, 10,000 बच्चों को हम इसमें। अच्छा, अभी बच्चे अंदर बैठे पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि हम यहाँ खड़े हुए हैं तो बाहर भी कुछ बच्चे जो है जमा हो गए हैं। तो बेटा आप लोगों ने भी आना है इस स्कूल के अंदर पढ़ना है, ठीक है? ये हमारे साथ हो रहा है कि जब एक सेंटर एक जगह टाइम कंप्लीट करता है 3 साल, तो उन्हीं बच्चों को जो छोटे बहन भाई हैं वो उसी एज ग्रुप में आ जाते हैं। तो हम उनको एनरोल कर लेते हैं। अच्छा, क्या आपने क्या एज ग्रुप रखा हुआ है वैसे? हमारा 8 साल से 16 साल तक। 8 साल से 16 साल, बिल्कुल। ये गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट भी है। गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट भी है और ये ऑफिशियली तौर पे कर रहे हैं। इसके बाद ऑफिशियली तौर पे वो बच्चे जो हैं वो सेकेंडरी स्कूल में चले जाते हैं। तो आए, ये जो होम स्कूल का जो कॉन्सेप्ट है, बच्चे किस तरह पढ़ रहे हैं ये हम देखते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप लोगों से मिलके बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ पर आपसे मुलाकात कर रहे हैं, ठीक है? और कैसे हैं बेटा आप सब लोग? ठीक है? हैं? कैसी पढ़ाई करते हैं आप लोग? अच्छी पढ़ाई करते हैं? हैं? ठीक है। मैं अभी पहले आपके टीचर से बात करता हूँ, पूछता हूँ उनको कि आप क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, और फिर आपसे ही बात करेंगे, ठीक है? तो आप सब लोग तशरीफ़ रखें, बैठें आप लोग सब लोग। जी ज़फ़र साहब फरमाएँ ज़रा, ये मेरे ख्याल से टीचर्स हैं। जी, ये हमारी टीम है असिस्ट एजुकेशनल प्रोजेक्ट की, जो यहाँ पे ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन प्रोजेक्ट कर रहे हैं। शकील साहब जो हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर है, 2016 से ये यहाँ पे 10,000 बच्चों का इन्होंने बेड़ा उठाया हुआ है उनकी तालीम के लिए। ये हमारे टीचर हैं इस सेंटर में जो यहाँ पे मौजूद हैं, और ये जो मिस है ये हमारे सुपरवाइज़र हैं। हर 25-30 सेंटर्स पे एक सुपरवाइज़र होता है। थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे, कॉन्सेप्ट तो बहुत ज़बरदस्त है कि कम्युनिटी के अंदर स्कूल मौजूद है। तो सर ये जो जैसे ये जगह है, ये किसी का घर है या आपने इसको रेंट पे लिया हुआ है या कैसे इसको किया हुआ है? ऐसे रिजवान भाई कि हमने ये मुख्तलिफ जो स्टडी करने के बाद पता चला कि लोग कॉन्फिडेंट इसलिए होते बच्चियों को भेजने के लिए जब किसी के घर में हो। तो बाहर बड़ी बच्चियाँ हो जाती हैं, स्कूल नहीं भेजते या दूर नहीं भेजते। तो हमने टीचर्स पहले आइडेंटिफाई की और टीचर के घर में ही एक रूम को स्कूल बना दिया। अच्छा। और ये कम्युनिटी की तरफ से समझे कंट्रीब्यूशन है, इसका बिजली का बिल हम नहीं देते, कुछ नहीं। तो किसका घर है सर? ये इस टीचर का घर है। अच्छा, माशाल्लाह। तो ये खुद यहाँ टीचर भी हैं, 30 बच्चे डेली आते हैं, ये पढ़ाती हैं, और 3 साल ये प्रोसेस रहेगा। डेली 4 घंटे बच्चे आते हैं इनके पास। तो ज़रा थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि कैसे आप पढ़ाती हैं, थोड़ा सा हमें कोई डेमो तो दिखाएं। हैं? क्लास नजर आ रहे सबको? बोर्ड? अच्छा जी, ये क्या लिखा हुआ है ऊपर, जरा देखिए सारे। बोर्ड मास में आज आप लोगों को बोर्ड मास का सवाल समझाऊंगी, ठीक है? बोर्ड मास हम कब यूज करते हैं पता है किसी को? कोई बताएगा खड़े होके? जिसमें बहुत सारे ऑपरेशन एक साथ दिए हों, फिर हम बोर्ड मास का कानून इस्तेमाल करते हैं। सही बोल रही है सानिया। गुड, एक्सीलेंट।
जब मैथ में ऐसा सवाल हो जिसमें बहुत सारे ऑपरेशंस एक साथ हो तो हम बोर्डमास का कानून लगाकर सही जवाब निकालते हैं, ठीक है। अब क्या करूं, प्लस या माइनस पहले जमा करें। 9 और 27 को जमा करें 36 माइनस, अब क्या आंसर आएगा 36 में 36 गए, ठीक है, समझ आया सबको। अच्छा मुझे बताएं कि ये मुख्तलिफ थोड़ा सा एज ग्रुप मुख्तलिफ है, जी। तो कुछ फ़र्क पड़ता है? क्योंकि ये पैकेज ऐसे यहाँ पढ़ रहे हैं ना, मतलब स्टार्ट इन्होंने यहाँ से लिया है, थोड़ा बहुत अगर फ़र्क पड़ता भी है तो ये एक दूसरे को समझाते हैं, ग्रुप वाइज है तो एक दूसरे को समझा कर कवर कर लेते हैं, ज़्यादा कोई मसला नहीं होता है। अच्छा कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? ये 6 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं इनको, उर्दू, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी और इस्लामियात। ठीक है, शकील साहब आपसे बात करना चाहेंगे, प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं शकील अहमद साहब। शकील साहब फरमाएं क्या कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिकली क्यों शुरू किया गया ये सब कुछ? बेसिकली पूरे पाकिस्तान में आपको पता है कि अभी 2.5 करोड़ बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, और ये वो बच्चे हैं जिनकी उम्र एक 8 साल से ऊपर हो चुके थे, या पढ़ते हुए इन स्कूल से ड्रॉप आउट हो गए थे, या ये स्कूल गए ही नहीं, सिर्फ मदारिस में पढ़ते थे। तो चारों प्रोविंस में इस प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट की सतह पे और एनजीओ जो है वो कर रही हैं। कराची में हमारी द एनजीओ वर्ल्ड फाउंडेशन जस्ट नॉन फॉर्मल एजुकेशन के नाम से ये प्रोजेक्ट यहाँ पे कर रही है डिस्ट्रिक्ट कोरंगी और मलियर में। तो हमारा बच्चे वो बच्चियाँ और बच्चे टारगेट हैं जो आउट ऑफ स्कूल है, जो स्कूल नहीं जाते, और जो इनका एज ग्रुप है वो है 8 to 16 ईयर्स, ठीक है, बच्चे और बच्चियाँ। और ये एक टाइम जो है सॉरी, ये एक टाइम जो है वो इस तरह के इस जो वन रूम कंसेप्ट है इसमें पढ़ते हैं, और बाकी जो टाइम है ये मदारिस में पढ़ते हैं, और कुछ बच्चे जो है वो अर्निंग भी करते हैं, काम वगैरह। ठीक है, और तो 4 साल यहाँ पढ़ते हैं या 3 साल? जी, ये 3 साल बेसिकली यहाँ पे पढ़ते हैं, और इनके जो सिलेबस है वो गवर्नमेंट ने बनाया है, इनके पैकेजेस बने हुए हैं, पैकेज ए। उसके बाद यानी गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती है इन बच्चों को, यानी सेकेंडरी में एडमिशन हो जाता है? जी बिल्कुल, इनका असेसमेंट होती है, और जो फाइनल असेसमेंट है वो डायरेक्टरेट ऑफ लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल जो डिपार्टमेंट है वो इनके असेसमेंट लेता है, और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीओ ऑफिस हैं वो इस कमेटी के मेंबर्स होते हैं, और फिर इनकी सर्टिफिकेशन होती है। ये पूरे पाकिस्तान में जहाँ पे भी जाएंगे इनको एलिमेंट्री में एडमिशन मिल जाता है। ज़फ़र इकबाल साहब, बड़ा ज़बरदस्त मैं बच्चों को देख रहा हूँ, और पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, यानी ये गलत हाथों में जाने के बजाय जो है यहाँ बैठे हुए हैं और आपस में एक दूसरे से भी सीख रहे हैं, टीचर से सीख रहे हैं, इल्म हासिल कर रहे हैं और तरबियत भी हासिल कर रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बस ये हमारी से में ये काम आया, हम इस पर खुशकिस्मत समझते हैं ख़ुद को, और साथ साथ उन लोगों को जिन्होंने इस पर कंट्रीब्यूट किया, फंडिंग में किया, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी पॉलिसीज़ हमें बना के दी, उनकी मुसलसल सपोर्ट होती है, कोऑर्डिनेशन, बच्चों के एग्ज़ाम लेते हैं, सर्टिफाई करते हैं, तो ये सारे स्टेक होल्डर की एक मेहनत थी। अब ये एक मॉडल प्रोजेक्ट है, इसको सारे प्रोविंसेस आके स्टडी कर चुके हैं, मिनिस्टर पंजाब से भी आ चुके हैं, सेक्रेटरीज भी, तो ये एक मॉडल प्रोजेक्ट जो जेस्ट प्रोजेक्ट बना हुआ है, और इससे सीख के लोग अब इसको रेप्लिकेट करने जा रहे हैं। बिल्कुल, और ये देखिए ना, जो आउट ऑफ स्कूल बच्चा है वो इसी तरह से जो है ना फिर यहाँ पे आ सकता है, यानी कि उस स्कूलों के अंदर आ सकता है, क्योंकि अगर उसका सरकारी स्कूल कहीं दूर है या प्राइवेट स्कूल में पैसे नहीं दे सकता, तो यहाँ पर वो फ्री एजुकेशन। अच्छा, बिल्कुल फ्री है सब कुछ? जी ये टोटली फ्री है, इनको किताबें भी फ्री मिलती हैं, सीटिंग मैट्स मिलते हैं, ये वाइट बोर्ड, टीचर्स को सैलरी, ये टोटली फंडेड है, इन बच्चों को 1 रुपया भी नहीं देना पड़ता, इन पे कोई यूनिफॉर्म का बर्डन नहीं है, जिस कपड़ों में चाहे। कितने बच्चे अब तक, वो कितने सालों से अब तक फैजियाब हो चुके हैं? 2016 में हमने शुरू किया था, अब तक 10,000 बच्चे हम एनरोल कर चुके हैं, जिसमें 6,000 हैं वो जो आगे पास आउट हो चुके हैं, जो भी 10th तक भी पहुंच चुके हैं, और 3,000 इस वक्त भी रनिंग हमारे सेंटर्स हैं जिनके अंदर ये बच्चे। 10,000 बच्चों को गलत हाथों में जाने से आपने बचा लिया है, और वो तालीम के जेवर से आरास्ता हो गए हैं, और वो इंशाल्लाह ज़िंदगी में भी बहुत कामयाब होंगे। जी हमारे बच्चे 10th तक पहुंच चुके हैं, अभी मैं आपको उनसे मिलाऊंगा भी सही, उनका कॉन्फिडेंस देखिएगा। और 3 बच्चियां इस साल स्कॉलरशिप पे टर्की चली गई हैं, यहीं इसी सिस्टम में इसी तरह पढ़ के 9th to FSC वहाँ पे पढ़ेंगी वो। जी आयशा, आप फरमाएं, आप इसी इलाके में रहती हैं, इन बच्चों में क्या फ़र्क दिख रही हैं आपके, जो वो बच्चे जो ये आउट ऑफ स्कूल थे अब यहाँ पे आके इन्हें जो एनवायरनमेंट मिला है, इसमें इन बच्चों में क्या तब्दीली आई है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा है और मैं 2017 से द एनजीओ वर्ल्ड के साथ काम कर रही हूँ। जब मैं शुरू में आई थी तो मैं एज अ टीचर काम कर रही थी, लेकिन बहुत सारे मसले थे
जो सोसाइटी को हम कन्विंस नहीं कर पाते थे बच्चों को पढ़ाने के हवाले से, वो नहीं पढ़ाना चाहते थे। लेकिन अब जो है 2024 में आकर मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें 25 आ गया। सॉरी 2025 में अब जो है बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है। 2017 से लेकर 2025 में बहुत सारी माएँ अपनी सोच बदल चुकी हैं। वो अपने बच्चों के साथ साथ बच्चों को भी पढ़ाना चाहती हैं, और तालीम की अहमियत को अगर देखा जाए तो ओवरऑल लोग समझने लगे हैं, और इन बच्चों का जो है वो फ्यूचर अब बेहतर से बेहतर होने लगा है। नाज़रीन, बच्चों के दरमियान में बैठा हुआ हूँ, और बेटा क्या करना है बड़ों के? लॉयर बनना है। लॉयर बनना है। अच्छा, आपने अभी बहुत सारे सब्जेक्ट आप यहाँ पढ़ती हैं, सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा लगता है? मैथ। मैथ लगता है, और इसके अलावा? इंग्लिश भी लगता है। अच्छा, इंग्लिश भी लगता है। अच्छा, ये बताएं कि लॉयर जो बनने का ख्वाब आपने देखा है, तो क्या क्या क्यों बनना है? मतलब लॉयर की वजह क्या है? क्या करना है लॉयर बन के? वकालत में वो करना है। वकालत में जाना है, ब्लैक कलर का कोट पहनना है, केस लड़ने हैं, आवाज़ उठानी है माशरे के लिए, ठीक है। और आप बताएं क्या करना चाहती हैं आगे? जी बताएं। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। डॉक्टर बनना चाहती हूँ, वाह। तो आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? साइंस। साइंस है। और आपका फेवरेट सब्जेक्ट? इंग्लिश। इंग्लिश। आपने क्या करना है? मुझे वो वकील बनना है। मुझे वकील बनना है। आपने क्या करना है बताएं? मुझे टीचर बन रहा है। टीचर बनना है। और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है टीचर में? मुझे सब सब्जेक्ट पढ़ाना है बच्चों को। पढ़ाना है। अच्छा, अब कभी कभी ऐसा होता है कि आपको दिल चाहता है कि कुछ चीज़ें आप, ये जो आपसे छोटी उम्र के बच्चे बैठे हैं, उन्हें आप खुद पढ़ाएं, अभी से आप टीचर बन जाएं, ऐसा करती हैं आप? जी सर। अच्छा जी करती हूँ। हम लोग का ग्रुप बना हुआ है ना, ग्रुप में बच्चों को पढ़ाते हैं, जिसको समझ में नहीं आता उसको समझाते हैं। ठीक है। अभी कुछ बॉयज़ से भी बात करते हैं ना, यहाँ पे जो लड़के मौजूद हैं। जी बेटा, मुझे लग रहा है मदरसे में भी जाते हो, हैं? मदरसे में क्या करते हो जाके बताओ? क्या करते हो? हैं? कुरान पढ़ते हैं। कुरान पढ़ते हैं। कौन से पारे पे पहुँच गए हो? नवा पारा। ठीक है। तो क्या करना है बड़े होके? मौलवी बनना है। मौलवी बनना है। वाह भाई, मौलवी भी ज़रूर बनो, हमें अच्छे मौलवियों की भी ज़रूरत है, ठीक है। और उसके साथ साथ तुम ये जो एजुकेशन है ये भी हासिल करो, ये भी तुम्हारे काम आएगी, ठीक है। आपने क्या करना है भाई? डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है। वाह, तो डॉक्टर बनना है, मरीज़ बनना है? डॉक्टर। मरीज़ तो नहीं बनना है? ऐसा ना हो मरीज़ बन के तुम डॉक्टरों की खिदमत करो, है? क्या करोगे डॉक्टर बन के? कौन सा इलाज करोगे ज़्यादा? दांतों का। दांतों का। भाई दांतों का डॉक्टर बनना है। ये दांतों का ख्याल कैसे आ गया है? बस आ गया, बस ख्याल। अच्छा, ख्याल आ गया। भाई बहुत ज़रूरत है हमें अच्छे डेंटिस्ट की, ठीक है। और आपको पता है ना, डेंटिस्ट जो हैं वो पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी जब जाते हैं तो बड़े अच्छे पैसे भी कमाते हैं। तो वो पैसे कमाना कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। अगर आपके पास अच्छी स्किल है, यानी अच्छी महारत है, तो आप बहुत कामयाब हो सकते हैं। और आप बताओ क्या करोगे भाई? मौलवी बनना है। मौलवी बनना है। मौलवी बनना है। वाह भाई, आपने क्या करना है? मैं मौलवी बनना है। अरे वाह भाई वाह। और बताएं कुछ बेटा, आप बताओ आपने क्या करना चाह रही हो? हाँ, टीचर बनना चाहती हूँ टीचर बनना चाहती है। वाह वाह वाह। तो आप देखें जी, बड़े ज़बरदस्त यहाँ पे जो बच्चे मौजूद हैं। कोई जो है वो डेंटिस्ट बनना चाह रहा है, कोई वकील बनना चाह रहा है, कोई डॉक्टर बनना चाह रहा है, कोई जो है वो टीचर बनना चाह रहा है, कोई मौलवी बनना चाह रहा है। बड़ी अच्छी बात है ये तो। और ये सब जो हैं ज़िंदगी में कामयाब हों और अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए जो फ़ायदेमंद बने, ठीक है बेटा। और आप सब ने अपना सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ आपका करैक्टर होना चाहिए, ठीक है। ये तालीम भी हासिल करनी है और सच बोलना है, हमेशा ईमानदारी से ज़िंदगी गुजारनी है, कभी बेईमानी के बारे में नहीं सोचना, ठीक है। और जब आप ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा, आप भी कामयाब होंगे, आपकी फ़ैमिली भी कामयाब होगी, ठीक है। मुझे बहुत मज़ा आया आपसे मुलाकात करके, और पूरे पाकिस्तान ने आपको आज देखा है, ठीक है, सही है। अच्छा, जो लोग आपको देख रहे हैं उनको कोई कुछ कहना चाहेगा? जो अभी इस वक्त, और पाकिस्तान में नहीं, अमेरिका में बैठे हुए लोग, यूरोप में बैठे हुए लोग भी आज आपको देख रहे हैं, किसी ने कुछ कहना है? एनीवन? हाँ बताओ, हाथ खड़ा करो, किसने कहना है? कुछ कहना है अपने जो 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 टीवी पे देख रहे हैं लोग? कौन? आओ बेटा, आगे आओ, आओ, यहाँ बैठो। हाँ, क्या कहोगे? मैं पूरे दुनिया वालों को सलाम देता हूँ, भाई मुसलमान भाई बहनों को। सही है। और क्या कहोगे उनसे? अस्सलाम वालेकुम भाई बहन, आप मुझे जो भी देख रहे हैं, मैं आप लोग को सबको सलाम कर रहा हूँ। चलें जी, सबको इन्होंने सलाम भेजा है। और सलाम का मतलब क्या है आपको पता है ना? सलामती। कि आप जो हैं वो सबको चाहते हैं
कि सब अमन के साथ रहें। सलाम का मतलब ये है। और और जब आपको सलाम कहा जाता है तो सामने वाला भी आपको जवाब देता है कि वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, यानी वो भी आपके लिए दुआ करता है कि वो भी आपकी सलामती का ज़ामिन है। तो हम सब ने एक दूसरे की सलामती का ज़ामिन बनना है, एक दूसरे का हाथ पकड़ना है, एक दूसरे को आगे बढ़ाना है, एक दूसरे को कामयाब करना है। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात आपने की। तो बेटा थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, इस स्कूल में आज हम आए और इन प्यारे प्यारे बच्चों से मुलाकात हुई। ये बच्चे सबसे इम्पोर्टेंट हैं पाकिस्तान के, कि ये जो हैं सही हाथों में रहें, तालीम हासिल करें और ये जो है किसी गलत एक्टिविटी की तरफ ना जाएं और उसके बाद जो है ज़िंदगी में कामयाब हों। टाइम एक ब्रेक का हो रहा है। ब्रेक के बाद हम फिर NGO वर्ल्ड फाउंडेशन का जो और इदारे हैं मुख्तलिफ़ इलाकों में, उस तरफ हम जाएंगे और आपको दिखाएंगे ये लोग क्या काम कर रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हम मौजूद हैं जेस्ट मॉडल हाई स्कूल उस्मान टाउन कोरंगी में, और बहुत ही पसमानदा इलाका है। यहाँ पे आज हम बैठे हुए हैं। नाज़रीन, लास्ट सेशन में हम थे एक होम स्कूल में। इस तरह के बहुत सारे होम स्कूल जो है इन इलाकों में मौजूद हैं, और NGO वर्ल्ड जो है वो तकरीबन 100 के करीब इस तरह के होम स्कूल जो है उनको रन कर रही है। उसके बाद ये इस मॉडल हाई स्कूल में आते हैं बच्चे, और भी इसी तरह सेकेंडरी स्कूल्स हैं उसमें जाते हैं। तो ये बच्चे किस तरह से तालीम हासिल कर रहे हैं और कितना ज़रूरी है कि तालीम के हवाले से बच्चों को जो है मौक़े मिलें, ये हम जानेंगे आज के सेशन में। हमारे साथ ज़फ़र इकबाल साहब मौजूद हैं जो कि चेयरमैन हैं NGO फाउंडेशन के। उसके साथ साथ हमारे साथ डॉक्टर मुमताज़ खास खेली साहब मौजूद हैं जो कि इंटेलेक्चुअल हैं और एक तालीम से वाबस्ता शख्सियत हैं। सिंध यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाते हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में। डॉक्टर साहब, आपसे आगाज़ करते हैं क्योंकि आपका बड़ा ख़ास शोबा है ये एजुकेशन, और आप तो हायर एजुकेशन को पढ़ाते हैं, लेकिन आपका फोकस ये रहता है कि जनाब हमारे स्कूल के बच्चे, हमारे स्कूलों के अंदर बच्चे पढ़ें, और ख़ास तौर पे जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं वो किसी तरह स्कूल में चले जाएँ। ये गवर्नमेंट के लिए भी एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है सर कि आउट ऑफ स्कूल बच्चे को जो है वो स्कूल पे लाया जाए। इस पर आप क्या कहेंगे? बुनियादी तौर पर एक चीज़ बिल्कुल क्लियर और वाज़ेह है कि आपका जितना फाउंडेशन जो है मजबूत होगा, उतना ही अच्छी जो है वो आप बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं। तो अगर किसी भी ह्यूमन रिसोर्स को, किसी भी इंसान को आपने डेवलप करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो फाउंडेशन स्कूल्स हैं, ख़ास तौर पर जो प्राइमरी स्कूल्स हैं या सेकेंडरी स्कूल्स हैं, उनकी एजुकेशन और उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है उसको इम्प्रूव करें। तो आपकी बात बिल्कुल सही है। ये है तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। चैलेंज ख़ास तौर पर जो है वो ये पाकिस्तान में नहीं, लेकिन उन सारे कंट्रीज़ में है जहाँ पर जो है वो इकोनॉमिकली कंडीशन जो है वो बेहतर नहीं है, जहाँ पावर्टी जो है वो बहुत ज़्यादा है, जहाँ एजुकेशन की अवेयरनेस जो है इतनी ज़्यादा नहीं है, जहाँ ह्यूमन रिसोर्स की खपत इतनी ज़्यादा वजह क्या है? ये जो हम आउट ऑफ स्कूल की बात करते हैं तो एक तो पेरेंट्स में अवेयरनेस नहीं है, या क्या वजह है? बच्चों को क्यों नहीं स्कूल भेजते? पहली बात जो है वो ये है कि हमारे पास जो एजुकेटेड बच्चा है वो जब पढ़ के बाहर निकल रहा है तो वो क्या बन रहा है, पेरेंट असल में वो देखता है कि अगर जो है वो इंटरमीडिएट पास करके, ग्रेजुएशन करके, मास्टर्स करके भी जो है वो एक बच्चा जो है वो छोले बेच रहा है, तो पेरेंट के दिमाग में जो है वो यही चीज़ आ जाती है कि शायद एजुकेशन जो है वो यही इसी चीज़ का नाम है कि इतना कुछ पढ़ लिख के भी होना तो कुछ भी नहीं। पहला मसला तो ये है। दूसरा मसला क्या तो फिर इससे बेहतर है कि हम एक गरीब घर से वाबस्ता हैं तो इसको अभी से काम पे लगा दो। बिल्कुल, अभी से जब इसने इतना पढ़ने लिखने के बाद भी यही कुछ करना है तो क्यों ना आज से ये काम कर ले। आज से ही काम कर ले। दूसरी बात जो है वो ये है कि जब तक इस एजुकेशन सिस्टम के साथ पाकिस्तान जैसे मुल्क में जो है वो वोकेशनल एजुकेशन जो है वो आप नहीं लाएंगे, यानी एक बच्चा जो मैट्रिक पास कर रहा है, लेकिन मैट्रिक पास वो किसी न किसी डिग्री के साथ करे, किसी न किसी हुनर के साथ करे, किसी न किसी इंटरप्राइज़ के साथ करे, कि जैसे जो है मतलब मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स है, जैसे CIT का कोर्स है, जैसे ये जो इलेक्ट्रिशियन का कोर्स है, ठीक है, जैसे प्लम्बिंग का कोर्स है, ठीक है। और इसी तरीके से जो है वो बच्चों के लिए भी आपको जो है वो एजुकेशन सिस्टम में वो चीज़ इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी, ख़ास तौर पर उन इलाकों में जहाँ पर जो है वो आउट ऑफ द स्कूल्स बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो जब नहीं, ये बहुत खूबसूरत आपने बात की, लेकिन सर उसमें क्या होता है कि जो स्किल डेवलपमेंट के इदारे हैं जो गवर्नमेंट ने भी ओपन किए हुए, तो वो तो बताते हैं उनके बारे में कि यार इतने सारे स्किल डेवलपमेंट के इदारे खुले में, लोग उसमें भी नहीं जाते हैं। असल इशू जो है वो ये है कि हमने चीज़ों को इनकॉर्पोरेट नहीं किया है। हमने हर चीज़ के लिए जो है वो एक अलग इनिशिएटिव हमने करके रखा हुआ है। जिस दौर में हम रह रहे हैं ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट का दौर है।
ये वो चीज़ नहीं यानी है। आप समझते हैं कि जो हमारे खासतौर पर गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जी उसके अंदर ही उसको ही हुनरमंद स्कूल बना दें। बिल्कुल एग्जैक्टली, और ये पहले सिस्टम होता था, हमने खुद भी जो है वो इस तरीके आइडिया से बहुत किया। शानदार है, बहुत ज़बरदस्त आइडिया है। हमने खुद भी इसी क्योंकि तरीके अब से किया। सवाल ये है कि पहली बात तो ये है कि सरकारी स्कूल खासतौर पे जब हम कराची में बैठे हुए हैं, यहाँ पे सिंध में, तो वो बहुत ही बुरा हाल है। तो वहाँ सरकारी स्कूल में जा कौन सा बच्चा रहा है, वैसे तो हर एक जो है प्राइवेट स्कूल में भेजता है, लेकिन इसका मतलब सरकारी स्कूल में बहुत ही पसमानदा इलाके से बच्चे जा रहे हैं। तो क्यों ना उस सरकारी स्कूल का कैरिकुलम मुकम्मल चेंज कर दिया जाए और उन्हें हुनरमंद स्कूल बना दिया जाए। हुनरमंद स्कूल और साथ ही साथ जो है वो एजुकेशन का भी जो है वो दोनों चीज़ें एंटरप्राइज। साथ-साथ जैसे हो रही मिसाल मैं आपको बताता हूँ कि हम जिस स्कूल में पढ़े उसमें जो है वो रोज़ाना बेसिस के ऊपर 1 घंटे का वर्कशॉप का जो है वो एक पीरियड होता था। उस वर्कशॉप में हमें जो है वो यही हुनर ही सिखाया जाता था। तो उसके साथ अगर जो है मतलब जैसे हम कंप्यूटर लैब हम बना रहे हैं, ठीक है, उसी के साथ साथ जो है वो साइंस लैब भी बना रहे हैं, तो एक जो है वर्कशॉप लैब के तौर पे जो है वो हम, और आजकल जिस दौर में हम रह रहे हैं वहाँ पर जो है वो इस तरह की लैब्स बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो इससे क्या होगा, इससे जो है वो ये होगा कि एक तो बच्चों का इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, दूसरी बात जो है वो ये है कि बच्चों के जहन में एक चीज़ आएगी कि वी आर नॉट गेटिंग द एजुकेशन टू गेट द जॉब। हम जॉब के लिए जो है वो तालीम नहीं हासिल कर रहे हैं, ठीक है। उनकी जो है वो स्किल डेवलपमेंट भी होगी, और वही इंटरप्राइज डेवलपमेंट में जब आएंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे, तो इस मुल्क को भी जो है मतलब इसकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और दूसरी बात जो है वो ये है कि ये भी बहाना और ये भी परसेप्शन जो पेरेंट्स का है ना, वो भी चेंज हो जाएगा कि बच्चा जो है वो पढ़ के कर तो कुछ भी नहीं रहा। और फिर वो खुद जो है वो समझ लें उस रोज़गार अपना खुद क्रिएट करेंगे, वो जब वो खुद जाके कहीं भी काम कर सकते हैं। हुनरमंद होना बहुत बड़ी चीज़ है, और फिर वो पाकिस्तान से बाहर भी जा सकते हैं, और वहाँ भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों जो है वो ये काम कर रहे हैं। सर अगर जो है वो इंटीग्रेट कर दिया जाए इस एजुकेशन सिस्टम के साथ स्टेवटा को, सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन को, बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम को, वो ऑलरेडी जो है वो यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो वो अगर जो है वो 9th 10th के लेवल पे जो है वो आ जाए, तो उनको जो है वो यहाँ पर अच्छा ह्यूमन रिसोर्स भी मिल सकता है, और उनकी ट्रेनिंग की जो एफिकेसी है वो भी बहुत अच्छी हो सकती है। और नेव टेवटा जो है वो भी अपनी जगह पर जो है वो बहुत हुनरमंद नौजवान के हवाले से काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। तो बात क्या है, बात यह है कि आपको जो है वो नए प्रोग्राम्स इनिशिएट करने की ज़रूरत नहीं है, जो ऑलरेडी प्रोग्राम्स है वो चल रहे हैं उनको जो है वो कोऑर्डिनेट करने की ज़रूरत है, उनको जो है वो मर्ज करने। अच्छा, अब मैंने देखा कि जैसे ज़फ़र साहब आप फरमाएं, जैसे ये बहुत ही पसमानदा इलाकों से बच्चे बच्चियाँ यहाँ पर आ रहे हैं और पढ़ रहे हैं इस स्कूल के अंदर भी, और 3 बच्चियाँ यहाँ से जो है टर्की भी गई, तो वहाँ पे क्या किया उन्होंने जाके? वो हाई स्कूल वहाँ पढ़ेंगे, यानी 8 और स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है? स्पॉन्सर 8 तक यहाँ पढ़ी हैं, 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड वहाँ पे वो स्पॉन्सर्ड है, और उसके आगे होपफुली वो स्कॉलरशिप मज़ीद भी एक्सटेंड हो जाएगा यूनिवर्सिटी के लिए भी। ठीक है। अच्छा, ये जो आप क्या समझ रहे हैं कि किस मेयार की तालीम इस तरह के स्कूलों में दी जा रही है? देखें रिजवान भाई, हमने बच्चे ये वो हैं जो हमारे नॉन फॉर्मल स्कूलों में रहे, हम आउट ऑफ स्कूल थे, 3 साल में इनको प्राइमरी एजुकेशन दिलवाई, और उसके बाद हम इनको लेके यहाँ हाई स्कूल में आ गए हैं, और यहाँ पे 6 ऑनवर्ड ये एजुकेशन ले रहे हैं। तो बहुत ही एक मतलब एक हम्बल बैकग्राउंड से और बहुत ही एक टफ सफ़र करके आए हैं। एरिया आपने प्रोफाइल देखी है किस तरह का, तो यहाँ के अवेलेबल रिसोर्सेज जो यूज़ कर रहे हैं टीचर्स वगैरह, तो मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि उनको अच्छी ट्रेनिंग दे के यहाँ पे करें। अच्छा, ये जो बात डॉक्टर साहब ने की हुनरमंदी वाली, तो उस पर कुछ इनिशिएटिव आपने लिया यहाँ पे? जी, डॉक्टर साहब ने जो हमारे एडवाइज़र हैं, हमें भी इसी तरह के एडवाइस से मिलती है। हम तो बहुत ग्रास रूट लेवल से, जैसे बताया, गलियों से उठा के बच्चों को ला गया। अब यहाँ मैट्रिक आ रहा है, तो इस वक्त हम इनकी पूरी हमारी जो कोशिश है कि ये बच्चे यहाँ से कुछ हों जो परसू करेंगे हायर एजुकेशन में, बहुत सारे ऐसे होंगे जो स्किल की तरफ जाएंगे। तो हम इस वक्त प्लानिंग फेज़ में है कि जब बच्चे यहाँ से फारिग हों। कितने बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पे हाई स्कूल के अंदर? इस वक्त 500 बच्चे हैं स्कूल में, मॉर्निंग और इवनिंग 2 शिफ्टों में चल रहे हैं। वाह, बड़ा अमेजिंग खिदमत, और फ्री है? फ्री है, और इस तरह का एक और स्कूल और भी है, वो बिलाल कॉलोनी में है। अच्छा जी, देखिए ना, अब बात ये है कि ये गवर्नमेंट का काम है कि गवर्नमेंट जो है फ्री एजुकेशन दे, हमारा आइन भी ये कहता है। सरकारी स्कूल में मिल भी रही है, लेकिन वो ज़ाहिर बात है वो क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, तो इसलिए वहाँ पे नहीं जा पाते, और कुछ चेक एंड बैलेंस नहीं है अटेंडेंस का, चीज़ों का कोई। अब चेक एंड बैलेंस नहीं होगा तो फिर कुछ देर जो है वो रेगुलर करना बड़ा मुश्किल होता है बच्चों को, ये वजह ड्रॉप आउट हो जाता है बहुत ज़्यादा बच्चा। तो इस तरह के जो इदारे होते हैं वो एक बहुत अच्छा अल्टरनेट फराहम कर रहे हैं, और यहाँ पर जो फ्री एजुकेशन मिल रही है, पेरेंट्स का बहुत बड़ा बोझ कम हो रहा है। महंगाई के इस दौर के अंदर जब बच्चे प्राइवेट स्कूल की फ़ीस नहीं दे सकते, दी जा सकती उनकी पसमानदा इलाकों के अंदर, तो ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। टाइम एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, देखते रहिए हमारा पाकिस्तान। वेलकम बैक, हमारा पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत है। आज इस सोच के साथ हम कुछ पसमानदा इलाकों का विज़िट कर रहे हैं कि
आखिर हमारे मुल्क में बच्चे आउट ऑफ स्कूल क्यों हैं और वो स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं। ये मतलब एक बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है जब हमें बताया जाता है कि 2 करोड़ 60 लाख बच्चा आउट ऑफ स्कूल है। मतलब ये समझ में नहीं आती बात भाई, ये कैसे मुमकिन है कि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे और चले भी जाएं तो फिर वो ड्रॉप आउट रेशो बहुत ज़्यादा है। कोई प्राइमरी पढ़ भी ले तो सेकेंडरी में फिर वो आउट हो जाते हैं। तो होम स्कूलिंग एक बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, कई बार आजमाया गया, कभी कामयाब रहा, कभी फेल हो गया। तो आज हमने जब सर्वे किया इन इलाकों के अंदर तो NGO वर्ल्ड के पास हम आए जो कि जिनके 100 से ज़्यादा होम स्कूल जो है इलाकों के अंदर मौजूद हैं और फिर हाई स्कूल के भी फैसिलिटी मौजूद है। तो यहाँ पे हाई स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं। तो इसमें सर जब आप इनसे पैसे नहीं ले रहे तो फिर ये कैसे चलते हैं इदारे? जी, तो एक तो मैं क्लियर करूँ कि 100 इस वक्त चल रहे हैं, 200 ऑलरेडी ड्यूरेशन कंप्लीट कर चुके हैं, वो बच्चे हाई स्कूल और उधर जा चुके हैं। ठीक है। वैसे टोटल 10,000 बच्चों को हमने इसमें टारगेट किया हुआ था। तो डेफिनेटली हमें डोनर्स की सपोर्ट हासिल है, फिलंथ्रोपिस्ट की सपोर्ट है, लेकिन ये स्टार्ट टर्किश डोनर्स के साथ हमने किया था। अभी इस वक्त नीड है कि इसको लोकल जो यहाँ पे कारपोरेट है या कोई अदर डोनर्स हैं वो अगर हमारे साथ इसमें हाथ मिलाएं तो अब हमारा एक्सपीरियंस भी इसमें बहुत ज़्यादा है और नीड भी बहुत ज़्यादा है, तो हम इसको रेप्लिकेट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सपेंस नहीं है हमारा, ऑन एवरेज 1000 पर चाइल्ड पर मंथ एक एक्सपेंस आ रहा है, जिसमें हम बुक्स भी उनको दे रहे हैं, टीचर्स भी हैं और सुपरविजन सारा प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है। तो डेफिनेटली इसमें डोनर की सपोर्ट हमें चाहिए। और कराची में बिल्कुल और कराची में तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से ऐसे इदारे काम कर रहे हैं, बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं, TFS की मिसाल मौजूद है और भी बहुत से इदारों की मिसाल मौजूद है जहाँ पे एजुकेशन में बहुत अमेजिंग काम हो रहा है। वो काम जो गवर्नमेंट का है वो कर रहे हैं। अच्छा, ये डॉक्टर मुमताज़ साहब बेसिकली कोई और अगर कर रहा है, कोई NGO अगर कर रही है, स्कूलों में पढ़ा रही है, या अभी हमने देखा कि एक और मॉडल आया कि जनाब गवर्नमेंट स्कूल जो है वो अडॉप्ट कर रहे हैं डिफरेंट NGOs, डिफरेंट इदारे। इतना हमारा तालीम का बजट है सर, 18वीं तरमीम के बाद जो सूबाई खुद मुख्तारी मिली है उसके अंदर एजुकेशन की मिनिस्ट्री के अंदर एक अच्छा खासा बजट जो है मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद डिलीवर नहीं हो रहा। वहाँ डिलीवर नहीं हो रहा तो जब ही और लोगों को करना पड़ रहा है। आपकी क्या राय है? असल सर मसला जो है प्रोडक्टिविटी का है, असल मसला जो है इफेक्टिवनेस का है, असल मसला जो है वो स्किल डेवलपमेंट का है। ठीक है, ये 3 चीज़ें जो है वो किसी भी इनिशिएटिव को करने के लिए जो है वो आपको दरकार होती हैं, चाहिए होती है। ठीक है, फिर ये चीज़ें जो है वो डिलीवर कब होती हैं? जब आपके पास जो है वो विल हो। वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। ठीक है, तो पहला मसला जो है वो ये है कि हम व्हाट वी फील कि हमारी जो गवर्नमेंट की जो विल है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, एक मसला जो है बुनियादी तौर पर यही है कि हमारे रिसोर्सेज जो बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाते हैं। दूसरा जो इशू है वो ये है कि पाकिस्तान में कोऑर्डिनेटिव एफर्ट्स का जो है वो बहुत ज़्यादा फुकदान है। यहाँ पर डिस्ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है। जैसे मिसाल के तौर पर मीडिया का ट्रस्ट जो है वो NGO सेक्टर के ऊपर नहीं है, NGO सेक्टर का ट्रस्ट जो है वो गवर्नमेंट के इदारों के ऊपर नहीं है, गवर्नमेंट का ट्रस्ट जो है वो इदारों के ऊपर नहीं है, लोगों का ट्रस्ट जो है वो लोगों के ऊपर नहीं है। तो हम इस पाकिस्तान में जो है वो एक ऐसे भंवर में जो है वो शायद गिरे हुए हैं। उसकी वजह ट्रस्ट ना होने की वजह ये है क्योंकि लोगों ने खुद ट्रस्ट ख़राब किया है। मिसाल के तौर पे हम खुद जो है ऐसे मॉडल क्रिएट करते हैं, ऐसी नाकामियाँ देते हैं, ऐसी मायूसियाँ देते हैं हमारे इदारे, हमारी हुकूमतें, कि फिर मजबूर है लोग, इसलिए ट्रस्ट नहीं करते। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। तो मकसद ये है कि जब जो है वो ये सारी चीज़ें हम देखें, हम इस मुल्क में रह रहे हैं, हम इस मुल्क का किराया जो है वो अदा कर रहे हैं टैक्स की सूरत में, और जब मैं टैक्स दे रहा हूँ जिससे मैं अपनी आंखों से देखता हूँ कि जो हमारी अशराफिया है उसके कितने ज़्यादा प्रोटोकॉल्स हैं, वो कितनी आयाशियाँ करते हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है उनके बच्चे जो है वो कितनी आयाशियाँ करते हैं, वो ज़िंदगी किस तरीके से गुजारते हैं, और उसके बाद फिर जब वो हैं पब्लिक सर्वेंट, जब हम उनके पास जाते हैं तो वो फ़िरौन की सूरत में जो है मतलब हमारा सामना करते हैं। वहाँ पर जो है वो उनके दिल में ये रहम नहीं होता कि हम जो है वो इस आवाम के पैसे से ही सब कुछ कर रहे हैं, तो कम से कम इस आवाम को जो है वो डिलीवर करें। इस चीज़ को रियलाइज़ करने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर उन लोगों को जिन लोगों के हाथ में जो है वो पावर है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात जो है वो ये है कि एक जो NGO है ना, उसके पास महदूद वसाइल होते हैं। वो क्या कर सकती है कि वो जो है वो कोई मॉडल ही क्रिएट कर सकती है, और स्टेट उन मॉडल्स को जो है वो रेप्लिकेट करने की कैपेसिटी रखती है। तो मैं ज़ाती तौर पर जो है वो ये समझता हूँ कि अगर जो है वो इस तरह के मॉडल्स को मतलब गवर्नमेंट अडॉप्ट करे और फिर इन्हीं चीज़ों को जो है वो रेप्लिकेट करे इलाकों में, ठीक है, तो बहुत अच्छा काम जो है वो हो सकता है। अब ये स्कूल है, फ्री एजुकेशन जो है वो दे रहा है, यहाँ पर इन्वायरमेंट आप देखें, टीचर्स देखें, टीचर्स की कैपेसिटी देखें, बच्चे देखें, उन बच्चों की जो है मतलब कैपेसिटी देखें कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो कोई स्कूल इस तरह की एजुकेशन जब हासिल ये कर सकता है,
ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या कुछ नहीं कर सकती है। गवर्नमेंट तो इस पूरे सिस्टम को जो है वो चेंज कर सकती है, लेकिन नहीं हो पा रहा ना, प्रॉब्लम ये बिल अच्छा ये इसमें, क्योंकि ज़फर साहब आपका पूरे पाकिस्तान का एक्सपीरियंस है, तो डिफरेंस क्या देखते हैं पंजाब में, सिंध में, या सब जगह एक जैसे ही हाल है? नहीं, मसाइल तो हर जगह पे हैं, लेकिन अब हमने पंजाब में ये भी मॉडल पायलट वहीं किया था, लेकिन रेप्लिकेट जहाँ हुआ है, जहाँ हमें गवर्नमेंट की सतह बहरहाल कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी मिली। सिलेबस उनकी तरफ से हमें मिलता है, जो भी उन्होंने टेक्निकली हमें सपोर्ट किया, हमारे टीचर को ट्रेनिंग देने में हेल्प करते हैं, हमारे बच्चों के एग्ज़ाम लेते हैं। तो आप तारीफ़ कर रहे हैं, सिंध गवर्नमेंट की तारीफ़ कर रहे हैं? देखिए, हमें प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करने में अगर उनकी ये कोऑर्डिनेशन ना हो तो हम ये कैसे कर सकेंगे। ठीक है। तो उनकी जहाँ जहाँ हमें सपोर्ट है, उसकी वजह से हम ये एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट तो बहरहाल है। सिंध में कम अज़ कम NGOs को, सिंध गवर्नमेंट मैनेजमेंट समझता हूँ कि ज़्यादा सपोर्टिव रहती है। सर तारीफ़ कर रहे हैं ये सिंध गवर्नमेंट की? सर तारीफ कर रहा है तो मतलब एक शायद डिपार्टमेंट है उसकी तारीफ कर रहा अच्छा। है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो वो प्रोडक्टिविटी तो नहीं है, उसको बहुत ज़्यादा जो है वो रूम। असल में बात ये है कि उनका काम आप कर रहे हैं ना, वो इसलिए आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं, जो काम उन्हें खुद करना चाहिए था, जिसका टैक्स हम जो देते हैं और जो तनख्वाह इतनी बड़ी तनख्वाहों में चला जाता है। यानी आप सोचें, आप इस तरह के स्कूलों में ज़ाहिर बात है आप मुनासिब तनख्वाह दे रहे होंगे टीचरों को, प्राइवेट स्कूलों में बहुत कम तनख्वाह मिलती है टीचर्स को, और गवर्नमेंट स्कूलों में आप देखें कितनी ज़्यादा मल्टीप्लाई 4 तनख्वाह होती है। आप अगर किसी को यहाँ पे 15,000 रुपये दे रहे होंगे, वहाँ पे 70-80 हज़ार रुपये। हमारा बजट तो बहुत कम है, लेकिन 1,000 में एक बच्चा पर मंथ है, जिसमें किताबें भी हैं, टीचर सैलरी भी है, टीचर्स को हमारा स्टाफ बहुत कम पैसे मिल रहे होंगे ना यहाँ पे। क्या टीचर्स को क्या सैलरी मिलती है? हमारे 15 से 18,000 15 से 18,000 रुपये मिलते हैं प्री स्कूल्स में जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं। और गवर्नमेंट स्कूल के अंदर सर, गवर्नमेंट स्कूल में कितने मिलते हैं? अभी सर जो अपॉइंटमेंट हुई है उसमें 47,500 रुपीज़ है, मतलब इनिशियल है ना, इनिशियल, वरना तो लाखों रुपए के अंदर प्राइमरी टीचर की, वरना लाखों में। वैसे जो है वो 1.25 लाख 1.25 लाख रुपए टीचर्स की तनख्वाह है, और वहाँ पे कोई पढ़ाई नहीं हो रही, सिर्फ टीचर को तनख्वाह मिल रही है, और गोस्ट टीचर भी मौजूद है। मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं एजुकेशन मिनिस्टर, और कई बार मैंने उनका इंटरव्यू किया, मैंने उनसे कहा भी कि भाई मुझे सिर्फ ख्वाब दे दें कि एक वक्त आएगा कि हर बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेगा। भाई जैसे हम, और एक बहुत बड़ा खर्चा कम हो जाएगा ना, महंगाई इतनी ज़्यादा है, अब वो स्कूल की फीसों में चली जाती है प्राइवेट स्कूल की, तो ये गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूट हो जाएगा अगर जो है फ्री पढ़ रहा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। हार्ड एरिया में आए, बहुत मुश्किल एरिया में आप तशरीफ लाए। नहीं बिल्कुल, इस इलाके में, एक पसमानदा इलाके में हम पहुँचे, हमें यहाँ पहुँचने में मुश्किलात भी हुई, लेकिन हमने कहा नहीं, हम जाएंगे ज़रूर, इन इलाकों में जाके प्रोग्राम करेंगे। मेरी ख्वाहिश है कि ये जो हम फिगर बार बार बयान कर रहे होते हैं ये ख़त्म हो जाए, और पाकिस्तान में 0 बच्चा हो जो आउट ऑफ स्कूल हो। हर बच्चा जो स्कूल के अंदर हो, चाहे वो स्कूल गवर्नमेंट के हों, चाहे प्राइवेट हों, चाहे NGOs के हों, चाहे होम स्कूल्स हों, किसी भी तरह हो, बच्चे जो है तालीम हासिल करें। रिजवान जाफर, इजाज़त दीजिए, देखते रहिए प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान।